हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में ईआरएम के प्रयोग के बारे में पढ़ाया था, लेकिन वो केवल आपके लिए फंडामेंटल था। लेकिन आज मैं उस चीज़ को विस्तार से और समझा रहा हूँ ताकि ये बात आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। दोस्तों, हम पुनः जो है ईआरएम के भाग 2 को लेकर चलते हैं। मतलब ईआरएम का ही हमें प्रयोग पढ़ना है, लेकिन यह हमारा पार्ट 2 होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको चर्चा करते हैं साधारण वाक्यों की। साधारण वाक्यों का साधारण वाक्य की। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको साधारण वाक्य के कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे, लेकिन वो एग्जाम्पल्स बहुत ही नॉर्मल थे, बहुत ही छोटे थे। लेकिन आज आपको ऐसे एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे जो आपके लिए सोचने वाली बात बन जाएगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ईआरएम के साधारण वाक्य के ही बारे में पढ़ाऊंगा। लेकिन दोस्तों, यह जो आपके प्रोनाउन हैं, जैसे ये 4 शब्द आपके सामने आते हैं। एक शब्द दिस है, दूसरा शब्द दैट है, तीसरा शब्द दीज है, चौथा शब्द आपका दोज है। दोस्तों, ये जो 4 शब्द हैं, ये वाक्य में कर्ता के रूप में सिंगल भी आ सकते हैं, यानी अकेले भी आ सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर अपने साथ नाउन को लेकर भी आ सकते हैं। दोस्तों, जैसे अगर मैं कह दूं कि यह किताब महंगी है, यह किताब महंगी है। दोस्तों, इस वाक्य को अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये समझना है, अगर आपसे कोई पूछे कि इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, तो आपको ऐसा नहीं कहना है कि नहीं, इस वाक्य का सब्जेक्ट यह शब्द है। नहीं दोस्तों, इस वाक्य का जो हमारा सब्जेक्ट है वह यह शब्द नहीं, बल्कि यह किताब शब्द है। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये जो 4 शब्द हैं, वाक्य में कभी सिंगल भी आ सकते हैं और कभी अपने साथ नाउन को भी ले सकते हैं। इसलिए जब इस वाक्य का आप अनुवाद बनाएंगे, यह किताब महंगी है, तो इसका ट्रांसलेट होगा दिस बुक और बुक के अनुसार क्रिया हम लगाएंगे तो होगा इज, और महंगी की अंग्रेजी दोस्तों आप लिख सकते हैं कास्टली। यानी इसका अनुवाद बन गया दिस बुक इज कास्टली। इसी तरह कह दिया जाएगा जैसे कि वे फूल सुंदर हैं। अगर इसका अनुवाद अगर आप देखते हैं तो इस वाक्य का हमारा सब्जेक्ट जो है वे नहीं, बल्कि वे फूल हैं। इसलिए जब इसका हम अनुवाद बनाते हैं तो वे की अंग्रेजी हम लिखेंगे दोज, और फूल की अंग्रेजी हमको लिखना होगा क्या, फ्लावर्स। यानी दोज फ्लावर्स, और फ्लावर्स के मुताबिक क्रिया हमारी आर लग गई, और कर्म हमारा सुंदर शब्द है। इसलिए इस सुंदर की अंग्रेजी हम लिख देंगे क्या, ब्यूटीफुल। इसी तरह कह दिया जाएगा वह कार पुरानी है। इस वाक्य का जब आप अनुवाद बनाएंगे तो इस वाक्य का सब्जेक्ट वह कार है। इसलिए जब अनुवाद बनाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है दैट कार, और कार के अनुसार क्रिया क्या लग गया, इज। आप पुरानी की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ओल्ड। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो शब्द आते हैं, और सारे वाक्य हो सकते हैं। जैसे ये लड़के विद्यार्थी हैं। इसलिए जब इसका अनुवाद आप बनाएंगे तो ये लड़के की अंग्रेजी आपको लिखना है दीज, और लड़के की अंग्रेजी आप लिखेंगे बॉयज,
क्योंकि आपका कर्ता बहुवचन हुआ, इसलिए इनके साथ क्रिया आपको लगाना होगा आर। और अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन हुआ तो इसका ये जो कर्म है विद्यार्थी, वो भी आपको बहुवचन लिखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, बताया है, समझाया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ख्याल कर लेना है कि ये शब्द वाक्य में अकेले भी आ सकते हैं और अपने साथ नाउन को लेकर भी आ सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में आपको पहचानना कठिन ना हो, इसलिए मैं इस एग्जाम्पलों को आपको समझाया। इसी तरीके से आगे के सिलसिले में दोस्तों इसी वाक्य में बढ़ते हैं, साधारण ही वाक्य की चर्चा करते हैं। एक बहुत ही अच्छी बात मेरे दिमाग में आई, जैसे अगर आपको मैं वही बता दूं, जैसे अगर कह दिया जाएगा कि यह किताब या यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। कभी आएगा दोस्तों कि यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। कभी ये भी वाक्य आ सकता है कि यह मेरी अपनी किताब है, यह मेरी अपनी किताब है, यह मेरी अपनी किताब है। तो ये वाक्य दोस्तों, ये जो तीनों वाक्य मैंने लिखा है, आपको ऐसे लग रहे होंगे कि ये एक ही तरीके के वाक्य हमको लग रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। इस पहले वाले का अनुवाद अगर बनाएंगे तो आपको इसमें सब्जेक्ट के रूप में यह मिलेगा शब्द, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद जब आप बनाएंगे तो यह किताब मेरी है का अनुवाद होगा, या यह मेरी किताब है का दिस इज माई, और किताब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बुक। लेकिन यहाँ पर आए, यहाँ पर बोला गया है कि यह किताब मेरी है। इस वाक्य का सब्जेक्ट अब आपका यह नहीं, बल्कि यह किताब इस वाक्य का सब्जेक्ट है। इसलिए जब इसका अनुवाद आप बनाएंगे तो लिखना होगा आपको दिस बुक, दिस बुक, और बुक के अनुसार क्रिया लगा देंगे आप इज। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, मेरी, आप जानते हैं कि मेरी की अंग्रेजी माई होती है, लेकिन यहाँ पर अब आपको मेरी की अंग्रेजी माई अगर लिख देते हैं वाक्य का अनुवाद बनाते समय तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरी की अंग्रेजी माई के अलावा एक शब्द और भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइन शब्द बोलते हैं। इसलिए इसका अनुवाद हो जाएगा दिस बुक इज माइन। आगे बढ़ते हैं तो बोला गया है कि यह मेरी अपनी किताब है। इस वाक्य को अगर आप देख रहे हैं तो इस वाक्य में सब्जेक्ट तो हमारा यह शब्द है, इसलिए इसका जब अनुवाद बनाएंगे हम तो ये हो जाएगा दिस, और क्रिया इसके साथ हो जाएगा इज। लेकिन यहाँ पर आए दोस्तों, विचार करते हैं हम, यहाँ पर एक शब्द मेरी भी आया है और एक शब्द अपनी भी आया है। इस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि आपको उन दोनों शब्दों की अंग्रेजी लिखनी है। इसलिए यहाँ पर यह जो मेरी शब्द है उसकी अंग्रेजी तो आपको माई शब्द लिख देना है, लेकिन यह जो अपनी शब्द है अब इसकी अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, तो आपको दिमाग में बात रखनी है कि अपनी की अंग्रेजी हमको क्या लिखना है, ओन, और किताब की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बुक। ठीक है, इसी तरह से कुछ भी वाक्य हो सकता है, जैसे कह दिया जाएगा वह उसका अपना घर है। ध्यान से देखें वाक्यों को, वह उसका अपना घर है। इसका अनुवाद बनाएंगे तो वह की अंग्रेजी हो जाएगी दैट, और दैट के अनुसार क्रिया लग गया इज। उसका अपना घर, यहाँ पर भी अपना शब्द आया, लेकिन यहाँ पर उसका की अंग्रेजी लिखेंगे तो उसका की अंग्रेजी यहाँ पर हो जाएगा हिज, यानी दैट इज हिज,
और अपना की अंग्रेजी फिर यही सेम शब्द आपको लिखना है, यानी ओन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बुक शब्द हो जाएगा। ठीक है। कुछ ऐसे भी वाक्य आते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है, उस वाक्यों के बारे में समझिए। जैसे अगर कह दिया जाएगा वे दोनों मेरे भाई हैं, वे दोनों मेरे भाई हैं, वे दोनों मेरे भाई हैं। चाहे कह दिया जाएगा कि तुम दोनों खिलाड़ी हो, तुम दोनों खिलाड़ी हो, तुम दोनों खिलाड़ी हो। इस कंडीशन में अगर आप वाक्य देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जो तुम के साथ दोनों शब्द आया या वे के साथ दोनों शब्द आया, अगर इस तरीके से आपके सामने अगर वाक्य आते हैं तो आपको वाक्य का लिखने का तरीका क्या होता है, यानी आपको इन दोनों की भी अंग्रेजी लिखनी है, क्योंकि आप केवल ये जानते हैं कि यू माने तुम होता है और दे माने वे होता है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि किस माने वे दोनों होगा और किस माने तुम दोनों होगा। इसलिए ऐसे वाक्यों का जब आपको अनुवाद बनाना होगा तो आपको दोनों की अंग्रेजी भी लिखनी है, यानी बोथ, और जिसके साथ दोनों शब्द लगा होगा उसको आप ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे और उसके पहले आप लिखेंगे। जैसे वे दोनों की अंग्रेजी हो जाएगा बोथ ऑफ देम। तुम दोनों की अंग्रेजी अगर आप लिखते हैं ये हो जाएगा बोथ ऑफ यू। और क्रिया तो आप जानते ही हैं कि कर्ता अगर हमारा बहुवचन दिख रहा है तो क्रिया कन्फर्म है, किसके साथ क्या लगेगी, आर ही लगेगी। और यहाँ पे जब कर्ता हमारा बहुवचन का हुआ तो कर्म भी हमारा बहुवचन का होगा। वे दोनों मेरे भाई हैं, यानी बोथ ऑफ देम आर मेरे भाई, और मेरी की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, माई, और भाई की अंग्रेजी लिख देंगे क्या, ब्रदर्स, ब्रदर्स लिखेंगे। इसी तरह तुम दोनों खिलाड़ी हो, यानी बोथ ऑफ यू आर, और खिलाड़ी की अंग्रेजी यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लेयर्स, प्लेयर्स। तो दोस्तों एक बात और आपको समझनी है कि यह इज आर का प्रयोग जो होता है वो देखने में बहुत सिंपल सा लगता है, लेकिन जब इसके गहराई तक आप पहुँचेंगे तो इसमें बहुत कुछ है। इसलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे आपको बतलाते हैं कि इज आर के प्रयोग में और किस तरह के वाक्य आपके सामने क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो दोस्तों इसके आगे मैं आप लोगों को इज आर के प्रयोग के ही बारे में पढ़ाऊँगा, लेकिन वह होगा पोसेसिव केस से रिलेटेड वाक्य, पोसेसिव केस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जो पोसेसिव केस होता है, यानी अपना की जो अंग्रेजी होती है वो हर एक प्रोनाउन के लिए और नाउन के लिए अलग अलग होती है। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट आई होता है तो इसके लिए पोसेसिव केस यानी अपना की अंग्रेजी आप माई लिखते हैं, और कभी कभी इसी माई की अंग्रेजी माइन भी लिखा जाता है, माइन। इसी तरह अगला शब्द आपका जो है वो है वी, इसका अपना की अंग्रेजी जो होता है आवर होता है, और कभी कभी इसका अपना की अंग्रेजी आवर्स भी लिखा जाता है। इसी तरीके से जैसे आगे और है, जैसे अगला शब्द है आपका यू, इसका अपना की अंग्रेजी जो होती है योर होती है, और कभी कभी अपना की अंग्रेजी आवश्यकता पड़ने पर योर्स भी लिखी जाती है। इसी तरह अगला शब्द आपका है ही, इसका अपना की अंग्रेजी होता है हिज, और ये दोनों चीज़ में हिज ही होता है। अगला शब्द आपका प्रोनाउन है सी, इसका अपना की अंग्रेजी हर, और कभी कभी हर्ष भी होता है। अगला शब्द आपका है दे, इसका अपना की अंग्रेजी होती है दियर, और कभी कभी इसकी अंग्रेजी दियर्स भी हम प्रयोग करते हैं, दियर्स भी प्रयोग करते हैं। तो अब जो भी एग्जाम्पल दोस्तों आपके सामने आएंगे इस चार्ट से रिलेटेड होंगे।
इस चार्ट से, इसी चार्ट से आपके सामने कर्ता बनेगा वाक्य का। जैसे अगर कह दिया जाएगा कि मेरा भाई तुम्हारा मित्र है, मेरा भाई तुम्हारा मित्र है। ध्यान से देखें, मेरा भाई तुम्हारा मित्र है। पहली बात तो आपको ये समझना है कि जब भी कभी वाक्य में नाउन के साथ अगर अपना की अंग्रेजी आता है, यानी ये चीज़ें अगर आती हों, तो वह वाक्य जो होगा वह उस वाक्य में ये जो अपना वाली अंग्रेजी होती है वो कर्ता नहीं मानी जाती है। यानी ये जो शब्द आप देख रहे हैं मेरा, इस वाक्य का सब्जेक्ट मेरा शब्द नहीं बल्कि भाई, क्योंकि ये वाक्य ऐसे भी तो हो सकता था दोस्तों कि मेरे भाई तुम्हारे मित्र हैं, मेरे भाई तुम्हारे मित्र हैं, ये भी वाक्य आपका हो सकता था। तो अगर ऐसा वाक्य हो सकता था तो कन्फर्म है कि इसका अनुवाद अलग तरीके से बनेगा। तो आपको ये समझना है कि किसी भी वाक्य में अगर ये अपना की अंग्रेजी अगर आते हैं तो ये अपना वाली अंग्रेजी वाक्य का कर्ता नहीं होता है। यानी इसको देखकर हमें वाक्य में वर्ब नहीं लगानी होती है, इसके साथ जो आया हुआ नाउन होता है उसे देखकर हमें वर्ब लगानी होती है। इसलिए जब ऊपर वाले वाक्य का अनुवाद अगर आप बनाते हैं कि मेरा भाई तुम्हारा मित्र है, तो इसका अनुवाद आपका होगा माई ब्रदर इज, और तुम्हारा मित्र का अंग्रेजी योर फ्रेंड। माई ब्रदर इज योर फ्रेंड। लेकिन जब दूसरे वाक्य का अनुवाद अगर आप बनाते हैं दोस्तों, तो इसका अनुवाद होगा माई ब्रदर्स। क्या होगा? माई ब्रदर्स। क्यों होगा? क्योंकि ये क्रिया बता रही है कि जिस भाई की चर्चा की जा रही है वो अकेला नहीं है, यानी बहुत से लोग हैं, यानी संख्या उनकी अधिक है, यानी प्लूरल हैं वो। इसलिए लिखेंगे आप माई ब्रदर्स। अब यहाँ पे क्रिया क्या लगाना पड़ेगा आपको? आर। और यहाँ पर भी लिखा गया है तुम्हारे मित्र, तो तुम्हारे की अंग्रेजी तो हम योर लिखेंगे, लेकिन मित्र की अंग्रेजी फ्रेंड नहीं लिखना होगा। लिखना क्या होगा? फ्रेंड्स लिखना होगा। इसी तरीके से अगर कह दिया जाएगा दोस्तों कि हमारे माता पिता घर पर हैं, हमारे माता पिता घर पर हैं। जब इसका अनुवाद आप बनाएंगे तो इसमें आपका सब्जेक्ट हमारे माता पिता हुआ, इसलिए जब हम इसका अनुवाद बनाएंगे तो अवर होगा और माता पिता की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? पेरेंट्स। और पेरेंट्स बहुवचन होता है, इसलिए क्रिया आर लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे? पर की अंग्रेजी एट, और घर की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? होम। ठीक है। इसी तरह कह दिया जाएगा उसकी पत्नी मेरी बहन है। ठीक है। तो इस वाक्य को अगर आप देख रहे हैं कि उसकी पत्नी मेरी बहन है, तो इसमें सब्जेक्ट आपका है उसकी बहन, और उसकी की अंग्रेजी आप हिज भी लिख सकते हैं और चाहें तो हर भी लिख सकते हैं। लेकिन हर को लिखना दोस्तों उचित नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है उसकी पत्नी। यहाँ पे ये जो शब्द उसकी है ये किसी मैस्कुलिन जेंडर के लिए है, वी कैन से किसी पुरुष के लिए है, इसलिए यहाँ पर हर का लिखना उचित नहीं है। इसलिए इसका हो जाएगा हिज, और फिर क्या हो जाएगा? वाइफ। मेरी बहन है, इसलिए वाइफ के अनुसार क्रिया इज लगा देंगे, और मेरी बहन की अंग्रेजी माई होगा और बहन की अंग्रेजी सिस्टर होगा, यानी हिज वाइफ इज माई सिस्टर। आगे उनके भाई अच्छे खिलाड़ी हैं।
अच्छे खिलाड़ी हैं। इसलिए जब इसका अनुवाद आप बनाएंगे तो उनके की अंग्रेजी आपको क्या लिखना होगा, डियर। और भाई की अंग्रेजी क्या लिखना होगा, ब्रदर्स। और जब कर्ता बहुवचन क्रिया क्या लिखना होगा, आर। और अच्छे की अंग्रेजी आप लिख देंगे गुड। और खिलाड़ी की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, प्लेयर्स। प्लेयर्स। इसी तरह से कह दिया जाएगा दोस्तों कि भारत हमारा देश है। भारत हमारा देश है। दोस्तों, ERM के प्रयोग में आपको पंक्चुएशन विशेष रूप से ध्यान देने होते हैं, क्योंकि आप पंक्चुएशन की दृष्टि से गलत वाक्य लिखते हैं। भारत हमारा देश है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यह जो भारत है ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी कंट्री का नाम है। इसलिए इसको जब भी आप लिखेंगे तो कैपिटल से लिखेंगे, यानी इंडिया। उसके बाद हो जाएगा इज, हमारा देश। इसलिए हमारा की अंग्रेजी आवर, और देश की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, कंट्री। कंट्री, ठीक है। और सारे वाक्य इसमें देखें, और सारे इसमें वाक्य आएंगे जो आपको समझने हैं, जानने हैं, ताकि आप किसी तरह की कोई गलती ना कर पाएँ। और जैसे देखें दोस्तों, अब आपको हम इसी पॉइंट पर लेकर चलेंगे, लेकिन टॉपिक थोड़ी सी बदल देते हैं, स्टेप थोड़ा सा दूसरा लेते हैं। स्टेप दूसरा लेने का आशय है कि अब हम एपस्ट्रॉफ का प्रयोग पढ़ेंगे। एपस्ट्रॉफ का प्रयोग, जैसे अगर कह दिया जाएगा वाक्य में, देखिए, अगर वाक्य में किसी नाउन के साथ का, के, की अगर आती है, का, के, की, तो किसी जगह पर हम इस का, की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, आप। और कहीं पर इसी का, की अंग्रेजी हम एपस्ट्रॉफी एस से लगाते हैं। तो इस बात को आपको समझना है कि कहाँ पर हम इसका की अंग्रेजी आप लिखेंगे और कहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। तो दोस्तों, इस बात को इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे, समझेंगे। जैसे अगर कह दिया जाएगा कि शीला की बहन, शीला की बहन, शीला की बहन मेरी पत्नी है। शीला की बहन मेरी पत्नी है। शीला की बहन मेरी पत्नी है। इस वाक्य को आप देखते हैं तो इस वाक्य में अगर आपसे कोई सब्जेक्ट के बारे में पूछेगा तो आपका जवाब शीला की बहन। लेकिन इसको लिखेंगे हम कैसे, हम लिखेंगे दोस्तों इसको, अब यही आपको समझाना है। अगर जिस नाउन के बीच में अगर का की आया है, अगर दोनों वो चीज़ अगर आपको सजीव दिखते हैं तो ये तो मानकर ही चलना है कन्फर्म रूप से कि हमको वहाँ पे आप नहीं यूज करना है। जब भी हम लगाएंगे एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, यानी ऐसी स्थिति में जब इसका अनुवाद बनाएंगे हम तो शीला लिखेंगे और शीला लिखने के बाद उसमें एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा शीलाज। और उसके बाद बहन की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, सिस्टर। और क्रिया क्या लगाएंगे, सिस्टर के मुताबिक इज। और मेरी पत्नी यानी ये हो जाएगा माय वाइफ। इसी तरह कह दिया जाएगा मोहन के पिताजी, मोहन के पिताजी एक किसान हैं। मोहन के पिताजी एक किसान हैं। मोहन के पिताजी एक किसान हैं। इस वाक्य का सब्जेक्ट मोहन के पिताजी है। इस कंडीशन में आपको जब लिखना होगा तो इसको जब भी लिखेंगे तो ये लिखेंगे एपस्ट्रॉफी एस से, यानी मोहनाज फादर। उसके बाद क्या हो जाएगा, इज, ए हो गया। और किसान की अंग्रेजी क्या लिख लेंगे, फार्मर। इसी तरह अगर कह दिया जाएगा रामू की माँ, रामू की माँ उसकी सहेली
है। रामू की माँ उसकी सहेली है। सहेली है, सहेली है। इस कंडीशन में जब वाक्य का अनुवाद बनाएंगे तो आपका सब्जेक्ट हुआ रामू की माँ, इसलिए इसका जब अनुवाद आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा रामूज मदर, रामू की माँ। और है की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, इज। उसकी सहेली यानी हर हो जाएगा, और सहेली की अंग्रेजी फ्रेंड, फ्रेंड हो जाएगा। यानी रामूज मदर इज हर फ्रेंड। दोस्तों तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि वाक्य में कब काकी की अंग्रेजी आपको आप लिखना है। जैसे अगर कह दिया जाएगा मेरे गांव के लोग, मेरे गांव के लोग सज्जन हैं, मेरे गांव के लोग सज्जन हैं, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट हुआ मेरे गांव के लोग। अब इस कंडीशन में आप एपस्ट्रॉफी एस नहीं लगा पाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें एक चीज़, एक नाउन निर्जीव है, एक सजीव है। तो इस कंडीशन में आपको आप का प्रयोग करना होगा। यानी कह दिया जाएगा पीपल ऑफ माई विलेज, द पीपल ऑफ माई विलेज। अब कर्ता कहाँ है, यहाँ है, इसको कर्ता मत समझिएगा, इसलिए पीपल के अनुसार क्रिया लगाएंगे तो होगा आर, और सज्जन की अंग्रेजी हो जाएगा क्या, जेंटल। ठीक है। जैसे मेरे गांव के लोग सज्जन हैं तो बोला गया है पीपल ऑफ माई विलेज आर जेंटल। अगर दोनों अगर निर्जीव होंगे तब भी दोस्तों आपको आप ही लगाना है। जैसे कह दिया जाएगा टोकरी के फल, टोकरी के फल मीठे हैं, टोकरी के फल मीठे हैं। इस कंडीशन में जब आप अनुवाद बनाएंगे तो यहाँ पर लिखा गया है टोकरी के फल। अनुवाद जब बनाएंगे तो इसका हो जाएगा द फ्रूट्स, द फ्रूट्स ऑफ द बास्केट, द फ्रूट्स ऑफ द बास्केट। अब कर्ता आपका फ्रूट्स है, इसलिए क्रिया क्या लगाएंगे, आर, और बच क्या गया, मीठे, और मीठे की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, स्वीट। ठीक है दोस्तों, तो आपको कहाँ पर हम आप लगाते हैं और कहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस से काम चलाते हैं उसके बारे में बताया। दोस्तों और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में भी आपको हमें बताना है, लीजिए उसको भी देख लीजिए कि वो वाक्य किस तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी वाक्य आता है कि जिसमें हमारे वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वह बनता है 3 शब्दों से मिलकर। उसमें 3 शब्द आपके सामने आते हैं, 3 शब्द आते हैं। एक क्या होता है, एक आपका डिटरमिनर हो सकता है, एक एडजेक्टिव हो सकता है और एक नाउन हो सकता है। जैसे कह दिया जाएगा वह बूढ़ा व्यक्ति या वह बूढ़ा आदमी मेरे दादाजी हैं, मेरे दादाजी हैं। इस वाक्य का सब्जेक्ट ये है, इसलिए इसका जब आप अनुवाद बनाएंगे तो लिखेंगे दैट ओल्ड मैन इज, मेरे दादाजी। अनुवाद जब बनाएंगे तो माई हो जाएगा, फिर क्या होगा, ग्रैंडफादर। यानी ये हो जाएगा दैट ओल्ड मैन इज माई ग्रैंडफादर। इसी तरह कह दिया जाएगा ये सफ़ेद फूल, ये सफ़ेद फूल सुंदर हैं, ये सफ़ेद फूल सुंदर हैं। अनुवाद जब बनाएंगे तो ये क्या लिखेंगे, इसको ये सफ़ेद फूल, यानी दीर्घ हो गया, वाइट हो गया,
और फूल की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? फ्लावर्स। दीज व्हाइट फ्लावर्स। और क्या होगा दोस्तों? आर। और सुंदर की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप? ब्यूटीफुल। ये हो जाएगा दीज व्हाइट फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। इसी तरह कह दिया जाएगा यह लंबा लड़का। यह लंबा लड़का मेरा मित्र है। यह लंबा लड़का मेरा मित्र है। जब इसका अनुवाद बनाएंगे, यह लंबा लड़का, यह की अंग्रेजी लिख देंगे आप दिस, और लंबा की अंग्रेजी लिख देंगे टाल, और लड़का की अंग्रेजी हो जाएगा बॉय। इज हो जाएगा मेरा मित्र, माई लिख देंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे? फ्रेंड। ठीक है। इसी तरह से कह दिया जाएगा वे छोटे बच्चे, वे छोटे बच्चे मेरे पुत्र हैं। वे छोटे बच्चे मेरे पुत्र हैं। इस वाक्य का सब्जेक्ट वे छोटे बच्चे है, इसलिए जब इसका आप अनुवाद बनाएंगे तो हो जाएगा दोज, और छोटे की अंग्रेजी स्मॉल, और बच्चे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप? चिल्ड्रेन। और चिल्ड्रेन के अनुसार क्रिया क्या लग गया? आर। मेरे पुत्र यानी माई सन्स। दोज स्मॉल चिल्ड्रेन आर माई सन्स। और सारे वाक्य हैं दोस्तों, कितना बताऊं मैं आपको? ये अनलिमिटेड हैं, इसलिए आपको बेसिकली रूप से 10-20 एग्जाम्पल्स मैंने दे दिया इज आर एम के प्रयोग का, और वो भी केवल साधारण वाक्य के बारे में भी आपको बताया। जैसे कह दिया जाएगा वाक्य कि दिल्ली एक पुरानी शहर है। दिल्ली एक पुरानी शहर है। इस वाक्य में भी आपको क्या बताना है? दिल्ली एक पुरानी शहर है। इस वाक्य का जब आप अनुवाद बनाएंगे तो इसमें भी आपको इज आर एम का ही प्रयोग करना होगा, यानी दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी। ठीक है दोस्तों। कुछ वाक्य आपके सामने ऐसे आते हैं जो पॉसेसिव केस से संबंधित होते हैं, लेकिन वहाँ पर उसका अनुवाद दूसरे ढंग से बनता है। जैसे अगर कह दिया जाएगा कि मीरा के बाल लंबे, मीरा के बाल लंबे हैं। अनुवाद जब बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट है मीरा के बाल। इस कंडीशन में आपको जब भी लिखना है तो ये बाल मीरा के हैं, यानी उसके शरीर से जुड़े हुए हैं, यानी उसका बाल जो है, बाल पर उसका अधिकार है, वो बाल उसका है। इसलिए अनुवाद जब बनाएंगे आप तो मीरा के बाल की अंग्रेजी बनाते समय इसमें एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग आप नहीं करेंगे, लिखेंगे मीराज हेयर। ठीक है। और हाँ भले ही है, लेकिन क्रिया क्या लगाएंगे आप? इज, क्योंकि हेयर कभी भी बहुवचन में नहीं लिखा जाता है, यानी मीराज हेयर इज, और लंबे का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? जिसे कह दिया जाएगा मोहन की नाक चपटी है। मोहन की नाक चपटी है। इसका जब आप अनुवाद बनाएंगे तो मोहनाज क्या लिखेंगे? या मोहन्स लिखेंगे, और नाक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? नोज। क्रिया क्या लग गया नोज के मुताबिक? इज। और चपटी की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? फ्लैट लिखेंगे। ठीक है। और सारे वाक्य इसमें आपके सामने आते हैं। जैसे दोस्तों
अगर इज़-आर-एम के प्रयोग में आपको अगर बड़ा छोटा का अगर अंग्रेजी लिखना होगा, और ये अगर बड़ा छोटा का ताल्लुक अगर किसी फैमिली से हो, तो आपको ध्यान देना है कि बड़ा और छोटा की अंग्रेजी हमको बिग या स्मॉल नहीं लिखनी है। बड़ा की अंग्रेजी आपको लिखना है एल्डर, और छोटा की अंग्रेजी आपको लिखना है क्या, एंगर। लेकिन ये आप उस समय यूज करेंगे जब किसी परिवार की बात होगी। जैसे कह दिया जाएगा कि मोहन, जैसे कह दिया जाएगा मोहन मेरा बड़ा भाई है। मोहन मेरा बड़ा भाई है। जब इसका अनुवाद आप बनाएंगे तो मोहन करता है मेरा बड़ा भाई। जब इसका ट्रांसलेट आप करते हैं ये हो जाएगा मोहन इज माई। बड़ा का अब अंग्रेजी यहाँ पर आपको लिखना होगा एल्डर, और भाई की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, ब्रदर। इसी तरह हो जाएगा तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारा छोटा भाई मेरा मित्र है। तुम्हारा छोटा भाई मेरा मित्र है। जब अनुवाद बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका योर, और यहाँ पे छोटा की अंग्रेजी आपको क्या लिखना है, एंगर लिखना है, और भाई की अंग्रेजी क्या लिखना है, ब्रदर, और क्रिया क्या हो जाएगी, इज, और मेरा मित्र की अंग्रेजी क्या लिख देंगे दोस्तों, माय फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो की समाप्ति करता हूं। दोस्तों अगले वीडियो में मैं पुनः इसी इज़-आर-एम के प्रयोग को लेकर आऊँगा, और वो भाग 3 होगा, और दोस्तों उसमें हम चर्चा करेंगे नकारात्मक वाक्य की। दोस्तों धन्यवाद।